बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में धूप भी है, सर्दी भी है, तो मौसम को एंजॉय कीजिए, अपना ख़ास ख्याल रखिए। जिस तरह मेरा गला अभी तक ख़राब है, बहुत सारे लोग, मुझे तो ऑलमोस्ट कोई एक हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया। प्लीज़ केयर कीजिए अपनी, और मौसम को भी इंजॉय कीजिए। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, अभी मौसम अच्छा खासा सर्द है, सो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। अपनी खुराक भी अच्छी रखें, सर्दी के शिद्दत से आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। हमने करना है आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। जिनकी बर्थडे है उनको हमने ज़रूर विश करना है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने आगाज़ करना है जी हमारी टॉप स्टोरी से। खबरें क्या हैं? परवेज़ इलाही की नवाजिशात, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में चहीतों की भर्ती। निगरान वजीर आला का दिन रात काम करने का हुक्म। समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट 15 अप्रैल तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पे छाट, 13 सेक्रेटरी, 3 डिप्टी कमिश्नर तब्दील। और अब जो बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाएंगे उनकी शामत आने वाली है। सो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? ठीक ठाक, अल्लाह करम है। सो नाज़रीन, शुक्र अदा कीजिए आप भी। ये जो शुक्राना नेमत है, ये आपकी नेमतों में हमेशा इजाफा करता है, और खुशी का इजहार करते रहा करें। अल्लाह ताला ने जो भी कुछ आपको दिया, यकीन माने बहुत सारे लोगों से अच्छा है। चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। परवेज़ इलाही साहब की नवाजिशात, आई थिंक अब फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, लग गया है। अब जो होना था वो तो हो गया, अब इसकी बेहतरी की तरफ भी आना। खैर, इन्होंने किया क्या है जी? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में चहीतों की भर्ती। आमिर भाई, आपसे आगाज करें। ये चहीतों की भर्ती जो है, ये कोई परवेज़ इलाही साहब ने नहीं शुरू की। पीटीआई के पूरे दौर में जो फराह साहबा थी वो इसी तरह चहेतों को भर्ती कराती रही। चहेते असल में लफ्ज़ जो है वो तो या तो किसी आप प्यारे के लिए, किसी अपने अजीज़ के लिए, किसी दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो टेनोर गया है पिछले 4 साल का, इसमें चहेते, इन्होंने तो पैसे भी बनाए हैं साथ साथ। चहेते वो थे जो अपनी अपॉइंटमेंट पर पैसे पे करते तो कह रही हूं, इन्होंने तो पैसे भी साथ ये 5-5, 6-6 आईजी लगाना। वो चहेते क्यों, वो मजबूर थे। नहीं, चहेते थे ना। चहेता कौन होता है साई साहब? अगर जो मुझे पैसे देगा, मैं कहूँगा ये मेरा तो चहेता है। सबसे पहले ये आपका अजीज, रिश्तेदार, दोस्त, अखबार सब पीछे रह जाते हैं, और वो जो नोट हैं वो सबसे आगे होते हैं। तो परवेज़ इलाही का तो पूरा दौर मुझे नोट दिखा मेरा मूड बने वाला था, और उनका भी और उनके साहबजादे का भी, जो अब मफरूर हैं और वो सिर्फ ट्विटर पे कभी कभार नज़र आते हैं, और वो भी मेरा ख्याल है कि उनका भी अब कोई रोल सियासत में नहीं रहा, जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब का नहीं रहा। तो ये नोट दिखा मुझे मूड बने वाले चहेते जो हैं, ये हर एक जगह पर इन्होंने इंस्टॉल किया। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं और जिसकी बात भी कर रहे हैं, इसमें आप तनख्वाहें देखें तो इनकी तनख्वाहें किसी सूरत, यानी 10 लाख रुपए तक की तनख्वाहें दी गई। अच्छा, जो 10 लाख रुपए मौजे करके गई हैं, जो 10 लाख रुपए की तनख्वाह पर आएगा वो कुछ पैसे दे दिलाकर ही आएगा, इसलिए वो चहेता है। तो मैं ये इस लफ्ज़ के खिलाफ हूँ। रिश्वत के जरिए लगने वाले जितने अहलकार थे, उनको ये सिर्फ एक महकमा नहीं है, बेशुमार महकमे हैं, वहाँ से इनको फारिग करनी चाहिए। डिटेल्स पढ़ के परेशान हो गई हूँ। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यूनिट के नाम से नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट के नाम पर वीगो डाले, गाड़ियां भी खरीदी गई। साई साहब, गुजरात मोटर्स से ये भी साथ बताएं कि गुजरात मोटर्स से वीगो डाले खरीदे गए, और गुजरात मोटर्स जो है वो उसका मालिक भी मेरे ख्याल में मफरूर है इस वक्त। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अमर भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो मालिक जो है वो स्पेन में, क्या हुआ, कट्टे गए थे। ऐसे होता ये है कि जब भी कोई किसी भी डिपार्टमेंट में स्ट्रेटेजिक यूनिट बनते हैं, वो बनते हैं एज ए थिंक टैंक के तौर पे। जितने भी आपके वो तरक्याती मंसूबे होते हैं, उनके लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है हाउसिंग में जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक यूनिट बनाया है, उसमें तो बाकायदा तौर पर पहले ही बड़े थिंक टैंक होंगे, वो सारी चीज़ें खुद देख रहे होते हैं, पंजाब का सारा चीज़ों को वो मोनीटर कर रहे होते हैं। शोई साहब ने बेसिकली हमेशा जो सियासत की है ना, वो इसी तरह नवाजते हैं। जब भी वो गवर्नमेंट में आते हैं, पंजाब में आ जाएं, वफाक में आ जाएं, आप देखिएगा, आप और मैं और आमिर भाई और यहाँ पे सारे यही डिस्कस करते हैं। रोज़ खबर डिस्कस होती थी। गुजरात पे नवाज़शात का सिलसिला जारी, भर्तियों के लिए
अजाफी लोग फंड्स जो थे वो अजाफी। इसी तरह उनके जब वो वहाँ पे आए तो उन्होंने अनोखी रवायत डाली कि वहाँ पे मोहम्मद खान भट्टी को ले आए जो असम्बली के सेक्रेटरी थे, वो उनको साथ ले आए। तो जो उनके करीबी बंदे होते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑफ दी वे जाके नवाजते हैं। और हर जगह पे जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने पर्सनली चीज़ों को देखा है या उनके साहबजादे ने देखा है, आप देखिएगा कि जितने उनके हलके के लोग हैं, जितने गुजरात के लोग हैं, वो सारे लाहौर को भूल जाते हैं, सारे पंजाब को भूल जाते हैं, पाकिस्तान को भूल जाते हैं। वो जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भूल जाते हैं। वो कहते हैं गुजरात में ही सारे इंटेलेक्चुअल हैं, गुजरात में सारे सिर्फ ये बता दें आमिर भाई, ये जितना पैसा गुजरात में लगा नजर आ रहा है? नहीं आएगा नजर। वो जितना तौसा में लगा था, हवा में वो जो वो तौसा में जो बगलोल, और क्या नाम था उनका, बुजदार साहब। बुजदार साहब अच्छा, वो बगलोल निकल जाता मुंह से, वो बुजदार साहब जो थे, बुजदार साहब से उन्होंने तौसा पे ऐसी नवाजिशात की जिनका तस्वर भी, यानी वहाँ पे आपने कन्वेंशन सेंटर तक बनवा लिया। अब मुझे बताएं इसकी ज़रूरत। और गुजरात में सरकारी स्कूलों की, गुजरात में और तौसा में सरकारी स्कूलों की जाके हालत देखें, क्या वो बदली? इसीलिए तो फिर आप जब गए इफ्तिताह करने के लिए एक हॉस्पिटल का जो कि प्राइवेट तौर पे बना हुआ था, उसको अपने दादा के नाम पे तो लोगों ने पत्थर मारे, फिर ईंटें पड़ी ना वहाँ से, फिर वहाँ से भागे आप। अब यही सूरत हाल है। ये तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें आमिर भाई, मेरा ख्याल है ये तो छोटी छोटी करप्शन है। ये लीगल करप्शन करते हैं ये जो बड़े लोग हैं। मैंने देखा है कि अब इन्होंने सड़कें बनानी है, मोटरवे बनवानी है, चूँकि इन्हीं के दौर में भी वो मंजूर हुई है। तो आप ये देखिएगा कि उसके गिरदोनवा में जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितनी इंपॉर्टेंट ज़मीन होगी, इन्होंने हज़ारों एकड़ ख़रीद ली होगी। और ये इन्होंने अपने फ्रंट मैन रखे होते हैं, उनके नाम पे ख़रीदते हैं। और ये अब मेरे जैसे बंदे को तो समझ तब आती है जब अंपायर्स ये खड़ी कर लेते हैं और वहाँ पे जब सड़कें बन जाती हैं और करोड़ों अरबों रुपए के वहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो ये सारी लीगल करप्शन करते हैं जिसकी हमें समझ नहीं आती। अभी भी देखिएगा कि जो मोटरवे है उसके गिरदोनवा में बहुत सारी ज़मीन जो होगी वो इनके फ्रंट मैन ने खरीदी है। तो ये तो इनका वतीरा है चौधरी बरादरान का। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर आमिर भाई, कप्तान की गिरफ्तारी हर जुबान ज़द-ए-आम है, और इसके साथ साथ कल जो फवाद चौधरी साहब के साथ भी हुआ, कल पूरे मीडिया की वो जीनत बने रहे। मकाफाते अमल कभी सुना? कोई मकाफाते अमल नहीं है। नहीं आमिर भाई इस पे पूरा तबसरा करेंगे। फिर आमिर भाई पूरा तबसरा करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त तबसरा करते हैं। हीरो बनना है ना, आपने लीडर बनना है, तो आप गिरफ्तारी दें, डरते क्यों हैं? लोगों का हिसाब क्यों बना रहे हैं? मेरा मानना ये है कि किसी के साथ गलत करो वो पलट के आपकी तरफ हिसाब क्यों बना रहे हैं? पलट कर आता है और आप देखते हो वो चीजें। देखो इन्होंने जो कुछ किया, इमरान खान साहब ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ, और फवाद चौधरी साहब तो उनके ख़ानदान तक पहुँच गए, उनकी फैमिलीज तक पहुँच गए। और किसी को इस तरह से सरकारी अहदेदार को थ्रेट करना, और इलेक्शन कमीशन के पर्सनल हो जाना, फैमिली इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। उसका प्रोटोकॉल, उसकी तौहीन, उसकी इज्जत, वो सब वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की है। तो आप कैसे मुंह उठाकर बात कर सकते हैं और कैसे इस तरह की बात करेंगे? फवाद चौधरी साहब के साथ जो हुआ ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये शहबाज गिल से भी पहले इनकी बारी थी। इनकी बारी ज़रा लेट आई है, लेकिन अब अगर आ गई है तो मेरा ख्याल है कि अब इनसे सारी बातें गिलवाई जाएँ। इनके व्हाट्सएप देखे जाए कि किसके इमा पर, किसके कहने पर ये बातें करते थे। तो ये सारी बातें सामने आएंगी। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बहुत बहादुर हैं। वो कह रहे थे कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं नेल्सन मंडेला हूँ। 30 साल नेल्सन मंडेला जो है वो एक जजीरे के ऊपर कैद रहे जिसको काला पानी कहते हैं। मैं उसकी जेल देख के आया हूँ, एक छोटी सी बैरक जिसमें 30 साल उस बंदे ने गुजारे। आप यकीन माने मुझे कल वो वक्त याद आ रहा था राना सनाउल्लाह और ये पाकिस्तान की भी खुशकिस्मती है कि इसके पास भी कुछ जजीरे मौजूद हैं। तो 30 साल नेल्सन मंडेला मिलना शुरू हो गए हैं। इसको नेल्सन मंडेला बनाए, गंडेला बनाए, जो मर्जी बनाए, इसको ले जाएं और 30 साल के लिए रखें ताकि इनको पता चले नेल्सन मंडेला होता क्या है और बनता किस तरह से है। सही कहा आपने। तो रॉबन आइलैंड उसका नाम मुझे याद आ गया, मैं उसका विजिट करने गया था जब मैं साउथ अफ्रीका गया। तो मैं उस रॉबन आइलैंड में उस जेल को देखने के लिए गया था जहाँ पर 30 साल नेल्सन मंडेला ने गुजारी। और उसको उसमें उनका कंबल, उसका तकिया, उनका वो जो सीमेंट का बना हुआ बेड था वो था। तो इस नेल्सन मंडेले को ज़रा, ये जो इसने कल नारा मारा है, इस नेल्सन मंडेले को ज़रा चक्कर लगवाए ना, ताकि पता चले कि ये कितने नेल्सन मंडेला हैं। 30 साल नहीं, मैं कहता हूँ 3 साल के लिए सही नेल्सन मंडेला बना के अब बाहर निकाले। नहीं, ये बातें करते हैं राना सनाउल्लाह ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है। मैं अब तो कवर करता हूँ सनाउल्लाह, खालिद सलमान रफीक, इन्होंने तो मतलब
यानी वो मैं जेल में जाता था, मेरी चूँकि भीड़ थी कवरेज के लिए, तो मैं वो जेल में ऐसे लगता था सारी मुस्लिम लीग नून ही कह देना तो वो वहाँ। लेकिन एक मज़े की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे डॉक्टर जो था जेल का वो पिछले हफ्ते बता रहे थे कि राना सनाउल्लाह जो थे उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। इवन को पहले दिन भी बता रहे थे कि सिंगल स्टोरी था, वो बिल्कुल कमरा था, और वो दिन भी थी सावन भादों के जब बहुत ज़्यादा हब्स होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी अजीब सी होती है, तो कहते पंखा लगा होता था, वही ज़मीन पे गद्दा उनके पास था, तो उसी पे बैठ के कहते इवन चाय भी बना के खुद वो देते थे। मैं और वो नहीं, राना सनाउल्लाह बहादुर आदमी, माशाल्लाह के दौर में भी उसने एक दिन भी नहीं उसने कहा था, जिस तरह से उनकी भुएं और सर के बाद सारे मूड दिए गए। कल फवाद चौधरी साहब भी खासे बहादुर लग रहे थे, लेकिन आपने थोड़ा सा मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। नहीं, नेल्सन मंडेला बनाए, उसकी ख्वाहिश है। बात तो आमिर भाई क्या वो हो रही है गिरफ्तारी की, आपके लीडर की गिरफ्तारी की। इतना हिसार क्यों बना रहे हैं, क्यों आवाम का सहारा ले रहे हैं? लीडर बनना है ना, गिरफ्तारी खुद दें, कहें जी मेरे में कोई गलती है तो मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ। मेरी तो समझ से बाहर है कि अब जो डीजी एंटी करप्शन है, लीडर ऐसे नहीं बना, डीजी एंटी करप्शन ना हटे हैं ना, तो मैं हैरान हूँ कि 2 हफ्तों में ये इनके जो सारी FIR थी वो सारी की सारी खारिज हो गई। जो थानों में थी वो डोगर साहब हो सकते मतोके तो, लेकिन इमरान खान साहब, मैं आपको आज चले मैं ब्लॉग भी लिख दूंगा इस पे, लेकिन अभी आपको बता भी, इमरान खान साहब गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, ये बात हकीकत है। तो उनको गिरफ्तार कर ले वो नहीं डरते हैं, सारा अवाम वो सिर्फ छिपकली से डरते हैं। नहीं, छिपकली नहीं, उनको वो कहते थे कि मेरे कमरे में छिपकली ना, और चीखते थे कि इसको निकालो। नहीं हमारे भाई, और डाइट भी तो उनकी वहाँ पे नहीं है। डाइट शाइट वो जो भी है वो डाइट क्या मतलब मैं कह रहा हूँ मूंग वाली की नाक वाली? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ डाइट। नहीं, डाइट कौन सी आप? ये अब आप बेहतर समझते हैं, नाक वाली, मुंह वाली। लेकिन ये चीजें ना थोड़ी सी ब्रेक में क्लियर कर लेते हैं। ये ना, ये जेल में जाने से नहीं डरते, ये छिपकली से डरते हैं। और ये इनका जो खौफ है ये क्यों है, इस पर मैं आज एक ब्लॉग भी लिखूंगा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है छिपकली है। और क्यों है, ये बड़ी मज़े की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ज़रूर किया जाना चाहिए। अगर उनके जराइम इस तरह से हैं, अगर उनकी ज़ुबान इस तरह से है कि वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, वो किसी अहदेदार को अहदेदार नहीं समझते हैं, वो इलेक्शन कमीशन हो, जजेस हों, जर्नल्स हों, जर्नलिस्ट हों, वो सबको एक ही जुबान से। और फिर माजरत के साथ इनके फॉलोअर्स, इनके वज़रा का भी यही रवैया है। नहीं ना, ये तो सारे आए मुझे गिरफ्तार करें, ये तो सारे हम लोग अपनी बात करें, ये अपने जो इनके फदाईन हैं, जितने इनके शाह महमूद कुरैशी हो गए, फवाद चौधरी हो गए, मुझे वहाँ के जो सिक्योरिटी हेड हैं या वो लोग वहाँ जो काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि ये भी सारा दिन बाहर बैठे रहते हैं, किसी एक को आवाज़ पड़ती है आप अंदर आ जाएं, वो अंदर चला जाता है। मुझे इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करनी है, हाथ बांध रहा हूँ, खुदारा जिस तरह के आपने इल्ज़ामात शहबाज गिल के मुतल्लिक लगाए थे, फवाद चौधरी पे ना लगाइएगा। देखिए फवाद चौधरी साहब इज़्ज़त वाले आदमी हैं, जेल में उनको 4 लोग जानते हैं, और कल वो 4 लोग निकले भी थे बाहर, जिन्हें पकड़े भी गए, उनके भाई फराज में वो इल्ज़ाम मत लगाइएगा। देखिए एक मर्द के लिए ये बड़ी शर्मनाक सी सूरत हाल है इमरान खान साहब, और आप खुदारा, आप जो आपका बंदा पकड़ा जाता है आप उस पर एक ही दावा करते हैं कि इसके साथ बड़ी बात ऐन गैन किया गया। तो मेहरबानी करें, मैं आपसे ये देखें हाथ बांध रहा हूँ कि आप फवाद चौधरी पे ये इल्ज़ाम ना, हमारे वज़ीर इत्तलात रहे हैं, अच्छे लायर हैं, सब कुछ है, आपके अच्छे लीडर हैं, वोकल भी हैं, बोलते भी हैं, और हर गवर्नमेंट में बोलते रहे, यानी हर गवर्नमेंट के साथ रहे हैं, मार्शाल्लाह के साथ भी रहे, माशाल्लाह काफ लीग के साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, ये बोलना आपके तो साथ भी है। पड़े आमिर भाई नहीं, लेकिन उन पर इमरान खान साहब वो इल्ज़ाम मत लगाइएगा। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे हैं, और खुदारा अब फवाद चौधरी के मुतल्लिक़ ये ना कहिएगा कि उनके साथ वो हुआ जो मैं बता भी नहीं सकता, तो उससे जो बता भी नहीं सकते वो इल्ज़ाम भी ना लगे। नहीं, वो बता देते हैं ना, कहते यही बात बतानी होती है, यही बात बतानी होती है, यही बात बतानी होती है कि क्या हुआ है। तो लेकिन चलें, आपने अलर्ट कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये जो है इल्ज़ाम नहीं लगेगा। हमने अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे, शहरकियाती कामों की स्पीड अब बढ़ने वाली है। सो मैं तो इस पे शुक्र अदा करूँगी, क्योंकि ट्रैफिक का मसला जो है, और जिन रास्तों से मैं आती हूँ 2-3 जगहों पर काम हो रहे हैं, और आपको एक लॉन्ग रूट से तो आना पड़ता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आपको आके बताते हैं किस तरह से ये काम की रफ्तार तेज़ होने जा रही है, हमारे साथ ही रहिएगा।
एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आमिर भाई का अक्सर एक गिला रहता था कि जी काम अधूरे पड़े हैं और काम पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं खुद बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से शहर में ट्रैफिक का बुरा हाल है, और फिर ये तरक्याती काम जब होते हैं, कहने को तरक्याती काम होते हैं लेकिन ये वबाले जान बन जाते हैं। लेकिन फाइनली अब निगरान वज़ीर आला साहब की जानिब से इस पर जो है वो सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं कि जितने भी काम जारी हैं, कल दुरे ने आपने बताया कलमा चौक वाला तो तेजी से चल रहा है, उसमें भी काम की रफ्तार तेज करने के अहकाम जारी किए। समनाबाद वाला तो हिलजुल भी नहीं हो रही थी आमिर भाई। और लेकिन मुझे गिला है अभी भी निगरान वज़ीर आला से, और सच्ची बात यह है कि पिछले 2 साल से सब्ज़ाज़ार, मरगज़ार और इसके, अब देखो आपने बताया, आपने कहा कि मैं लंबा रास्ता काट के आती हूँ, ट्रैफिक होती है। 2 साल हो गए हैं जनाब निगरान वज़ीर आला साहब, ये सब्ज़ाज़ार और मरगज़ार में जो अंडरग्राउंड नाला करने का प्रोजेक्ट है, ये उस्मान बुज़दार साहब ने शुरू किया था। परवेज़ लाई साहब ने इस पर काम रुकवाई रखा। ये काम तो हो रहा है लेकिन ये कछुए की रफ्तार से हो रहा है। ये समनाबाद से बहुत पहले का प्रोजेक्ट है, और इसमें सिर्फ मैंने तो ये सिर्फ 2 सोसाइटीज़ का नाम लिया, जिसमें एक में अना रहती है, दूसरी में मैं रहता हूँ। लोग उस अजियत में हैं कि अल्लाह की पनाह, ट्रैफिक कंट्रोल अल्लाह की पनाह है। इतनी धूल मट्टी ट्रैफिक, और जब मोटरवे बंद हो तो उस पर ट्रॉले भी आ जाते हैं। वो काम या तो वो करना नहीं चाहते हैं या वो सिर्फ लोगों को तंग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुदाई करके पाइप रखे और छोड़ दिया काम को। एक आध वो बंदा लगा के, एक आध मशीन लगा के रखते हैं ताकि ये नज़र आता रहे कि ठेकेदार काम कर रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। तो खुदारा ये 2 साल से हम अजियत भुगत रहे हैं। अभी अना जुशांदा पी रही थी तो मैं कावा पी के आया, तो मैंने ये समझा कि ये जिस रूट से आती है, वहाँ जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पे भी इतनी मिट्टी और धूल है, और उस तरह से काम हो रहा है कि मैं आपको बता, वो जो पाइप आना पड़े हैं ना, वहाँ पे बड़े पाइप पड़े हैं, उनके अंदर फ्रूट वालों ने, मछली वालों ने दुकानें बना ली। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उसके ऊपर रेट लिखे हुए हैं, मुर्गी वालों ने दुकान बना ली। बिल्कुल सही। उनको पता है कि बुज़दार ते परवेज़ लाई लग रहे हो कि हर चीज़ तुसी अपने इलाके की गल कर रहे हो, लाहौर की गल कर रहे हो। नहीं, अपने इलाके की। ये क्या उस इलाके में, क्या उस इलाके में सिर्फ मैं और अना रहते हैं? मेरी बात समझो। प्रोग्राम में मेजॉरिटी आप 2 लोग हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेना है, और भाई ना मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, या हर प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं, ना मैंने किसी ठेकेदार को ठेका दिलवाना। नहीं, हर प्रोग्राम में अगर मैं ये निगरान वज़ीर आला की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ तो वो वैसे भी साहिब साहब आपको क्या है, वैसे भी कैसे दिलवाएं? वैसे भी जिस दिन आपके इलाके में कोई मसला है तो आप बता ना। ये परसों मुलाकात हुई है इनकी, आप परसों ये तवज्जो दिलवा सकते थे। परसों मैंने एक और तवज्जो दिलाई तो फिर ये आप परवेज़ लाई और बुज़दार है ना। लेकिन देखिए मसले हमारे ही हैं, लाहौरियों के ही हैं, वो चाहे हम जहां मर्जी किसी भी इलाके का जिक्र कर लें, तो ओवरऑल सबको ही जो वहाँ से साहिब साहब गुजरते हैं उनको नहीं मुश्किल ना। असल बात तो ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट जो शुरू करवाती है वो आवाम की फलाह के लिए करवाती है। फिर जो ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, एक टाइम लाइन दी जाती है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने चीज़ें मुकम्मल करनी है। फिर मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजूहात हैं कि जहाँ पे अशराफिया रहती है वो तो टाइम लाइन के अंदर अंदर चीज़ें मुकम्मल हो जाती है, और जहाँ पे आम आवाम रहती है, आम आवाम आगे ना, आगे ना, सुन लेना, जहाँ पे आम आवाम गुजरती है, आम आवाम रहती है, वो चीज़ें देखिएगा कि उसमें अरसा दराज लग जाता है। वो डिले भी हो जाए तो कोई कह रहा होता है फंड्स नहीं आ रहे, कोई कह रहा है कि ठेकेदार ने डिले कर दिया। साहब अब लियाकत चौक भी बंद कर दिया इन्होंने। हाँ जी, बंद कर दिया। देखें आप ये ना कहें कि मैं कोई परवेज़ लाई गाली ना निकालें प्लीज़, मतलब अजाबे लाई सॉरी जो भी है उनके साथ ना मिलाएं ना, बुज़दार के साथ मिलाएं। देखें ना मेरी कोई मतलब गोगी है ना गोगा है, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ। मुतासिरीन में शामिल है। रोज़ाना का सफ़र है। रोज़ाना सुबह देखो मैं 7 बजे निकलता हूँ और यही दुआ पढ़ते हुए निकलता हूँ कि रास्ते में कहीं ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। मैं जो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करता था, फिर आपको आएगा, वो पीको रोड वाला था, वो उखाड़ दिया गया, लेकिन उसको बनाने की नौबत नहीं है। ऐसे ही है। अब मेरे घर के दोनों रास्ते जो बाहर मुल्तान रोड की तरफ निकलते हैं, वहाँ तक जाने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो पौना घंटा 45 मिनट चाहिए होता है। ये ज़हनी अज़ियत है ना, फ्यूल आपका टाइम सारा नहीं, हम फ्यूल कैसा खर्च होता है। अब ये है कि ये यहाँ पे माल्टन मोड़ पे, ये माल्टन कचहरी के बाहर जो बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो
मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ प्रोग्राम के लिए तो मैं कम से कम 10 या 15 मिनट का मार्जिन आ गई ना अपनी बात। और जब शाम को अल्हम्दुलिल्लाह जितने ब्रिजेस बने हैं यहाँ तो उनके नीचे वकीलों ने अपने वो बना लिए या नशइयों ने डेरे बना लिए। दो तबके ऐसे हैं, हमारे भाई हैं वकील, नशई भी जो हैं वो इस कौम का ही हिस्सा हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं, उनके डेरे हैं। आप अगर कदाफी स्टेडियम की तरफ जाना चाहें और वो पुल के नीचे से जाएँ जहाँ 1122 का ऑफिस है, उसके नीचे आपको साई साहब उनके बाकायदा घर मिलेंगे। साहिब उनकी सहूलियात है वहाँ पे और नशइयों की। और आप नहर पे चलते चले जाएं, देखें जहाँ जहाँ खराबी है हम पहले भी उसको करते थे, अब निगरान वज़ीर आला है तो तब भी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये खराबियाँ हैं। क्यों नहीं नशे से छुटकारे के लिए कोई सरकारी जो है इलाजगाह बनती, क्यों लोग इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते? जो आते हैं इनको तो ये तो खैर नया प्रोजेक्ट शुरू कोई नहीं कर सकते, जो पहले वाले हैं वही कर दें। लेकिन ये एक तो नशे के आदी अफराद को वहाँ से उठवाएँ और दूसरा खुदारा जितने ये पुल हैं, ब्रिजेस हैं, ये सरकारी अमलाक हैं, इस पर लोगों का कब्जा ना होने दें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेरी दरख्वास्त है। आमिर भाई ने एक दरख्वास्त ये की है। दूसरा जी, काम की रफ्तार तो तेज़ हो गई है, तो लाहौरियों के लिए अच्छी बात ये है कि अब ये मंसूबे जो हैं इनका फ़ायदा जल्द उन तक पहुँचेगा। थोड़ा सा ये जो टाइम है आपको मुश्किल का काटना पड़ रहा है तो गुजार लीजिए, क्योंकि आगे जब ये रोड बन गए, ओपन हो गए, तो आप लोगों के लिए सहूलत होगी। हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं जी ब्यूरोक्रेसी में जो उखाड़ पेछाड़ हुई है। 13 सेक्रेटरी, 3 डिप्टी कमिश्नर तब्दील हुए हैं, डीजी एंटी करप्शन को भी फारिग कर दिया गया है। साई साहब क्या कहना चाहेंगे? ना ये तो होना ही है, क्योंकि इलेक्शन होना है तो फेयर एंड यानी अच्छे इलेक्शन के लिए आपको ज़रूरत है अच्छे अफसरान की, जो बजाय इस बात के कोई टैग उन पर लगा हो कि ये नॉन लीग के हैं, PTI के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, तो कोई ऐसे अफसरान ढूंढे जाएंगे जो फेयर होंगे और बिल्कुल अच्छा काम करने वाले होंगे। उनकी तैनातियाँ भी होंगी और इसीलिए इंटरव्यू भी शुरू हो गए हैं। उस दिन परसों रात को 13 DIGs की इंटरव्यू हुए हैं। मेरा ख्याल है आजकल में RPO सारे चेंज हो जाएंगे, DCs चेंज हो जाएंगे, कमिश्नर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये काम तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन लोगों का आवाम पे। इन आवाम के छोटे छोटे काम होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा तो मैं जो बैकग्राउंड है वो गांव की है, तो गांव में ज़्यादातर यही चलता है कि किसी एक बड़े के कोई 2-4 काम हो जाते हैं, वो बाकी 200-400 वोट जो होता है उसको उसी तरफ लिए चलता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए निगरान वज़ीर आला की जानब से ये काम शुरू किया गया है। अगले 2-4 रोज़ में पंजाब की तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है वो तब्दील हो जाएगी। पुलिस के जो सारे RPOs हैं, DPOs हैं, ये भी चेंज हो जाएंगे। उसके बाद अगला फैसला ये देखना होगा कि जिस तरह 2018 में पुलिस के SHOs से लेकर, चूँकि SHOs बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको दूसरे ज़िलों में भेज दिया गया था ताकि अपने मुतलका ज़िला में लगे ना, और उनको चूँकि पता होता है कि कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं, किसको इस बंदे का कितना इन्फ्लुएंस है, तो उनको वहाँ पर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इसका फ़ैसला तो निगरान वज़ीर आला करेंगे। लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में इलेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि ये सारी तब्दीलियाँ हों, वरना जिस तरह मोहम्मद खान भट्टी थे, जिस तरह यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, आपको पता ही है, वही 1 साइडेड काम चल रहा था। जिस तरह परवेज़ लाई साहब चाह रहे थे, PTI चाह रही थी, जिस तरह FIRs खारिज हो रही थी, जिस तरह वो एंटी करप्शन के पर्चे खारिज हो रहे थे, तो फिर तो मुमकिन नहीं होगा ना चीज़ें अच्छा काम करवाने की और इन अफसरान से अच्छा काम लेने की। कल ये थोड़ा सा एक 13 सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, 3 डिप्टी कमिश्नर थी। मेरा ख्याल है आज से ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल CM साहब बिज़ी थे, रंगियार खान गए थे, तो आज मेरा ख्याल है ये तबादलों का जो सिलसिला है बहुत तेज़ हो जाएगा। और साई साहब आप तो डंडी मारने के मेरा ख्याल आदी बन गए। अभी आप ऑफ एयर मुझसे जो बातें कर रहे थे कि दौरे परवेज़ लाई उस्मान बुज़दार से भी गया गुजरा दौर था, और इसमें लोग पैसे देकर लगते रहे, ओहदे लेते रहे, उनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी भी थी, यानी PTI के साथ और काफली के साथ भी वाबस्तगी थी, और उसके अलावा वो पैसे देकर भी आए थे। वो धड़ल्ले से काम कर रहे थे और ये धड़ल्ले से काम करना चाहते थे इलेक्शन तक, तो इनकी तब्दीली इसलिए भी ज़रूरी है। ये पैसे देकर लगे हैं, इनको तो OSD और खुडे लाइन लगाना चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की बात सुन ले मेरी। हमारी सोसाइटी की जो मेन रोड है, फिर साई साहब ने कहना ये बात करता है, 80 फुट रोड है, वो सोसाइटी के लोग अपनी मदद आपके तहत वो बनवा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रेसिडेंट है शहजाद चीमा, उसको हमने उसके आगे लगाया कि जी तू लग,
पैसे सारे जो सोसाइटी करती है, क्योंकि हम चले गए, हम MPA के पास, MNA के पास, कमिश्नर के पास, हर एक के पास गए, किसी ने कोई सुनवाई ना की। तो हमने खुद से वो सेवरेज करवाया। अब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने उनको अदालत में तलब कर लिया, जी सेक्रेटरी साहब आपकी हेयरिंग करेंगे, क्योंकि एक दरखास्त आई है कि आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। अंदाज़ा करेंगे 80 फुट रोड बनाना, मैंने गवर्नमेंट से एस्टीमेट बनवाया था, 13 करोड़ रुपए का बना था, 5.5 करोड़ रुपए में वो बंदा बना रहा है। और उस पर ये इल्ज़ाम लगाना कि ये अपने लिए काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जितनी ब्यूरोक्रेसी थी ये पैसे देकर लगी थी और पैसे इन्होंने बनाने थे, इनको हटाना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनको रखें, जो बुरे लोग हैं उनको निकालें। आप तो उस तरह नहीं जाते, हम तो बीट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं। आपको जो लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग हैं। मेरा ख्याल है आप कोई पूरे सारी जो लाहौर की ब्यूरोक्रेसी है खड़े करके देख लें, कोई एक दो बंदा होगा जो बिल्कुल ऑनेस्ट तरीन होगा, नहीं तो ये क्या चल रहा होता है, ये बड़े ईमानदार हैं, आप इनको मिल नहीं सकते। ये कोई कमांड ही आपकी, आप पैसे लेकर सब मैं यही बता रहा हूँ, या वो फाइल नहीं साइन करेंगे, काम डिले होते जाएंगे। तीसरा ये है कि फंड्स जो होते हैं, जो बजट किसी दफ्तर का होता है, मैंने बड़ा क्लोजली देखा है कि बड़े बड़े अफसरान के घरों में सारा कुछ उस दफ्तर के पैसों से जा रहा होता है, इवन के पानी की बोतलों तक वहीं से जा रहा होता है। ये कौन सी ईमानदारी है? आप कहते हैं सियासतदान खा गए, मुझे तो लगता है ये ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए, निगरान वज़ीर अपनी गाड़ी अपना पेट्रोल, ठीक है। आप सुबह बच्चे को छोड़ने जाएं, जब मैं अपनी बेटी आमना को छोड़ने जाता हूं तो बेपनाह सरकारी गाड़ियां बच्चों को छोड़ने आती हैं। बिल्कुल, उनका क्या काम है? नहीं, स्पेशल गाड़ी है, उनके पेट्रोल, उनके साहब के घर में एक गाड़ी होती है जो बच्चों को लेने जाएगी, छोड़ने जाएगी। तो एक तरफ आप कहते हैं कि इकोनॉमी में पैसा नहीं है, बजट नहीं है, खजाना खाली है, डॉलर्स नहीं है। दूसरी तरफ आप एशिया चेक करें, ब्यूरोक्रेसी की भी और ब्यूरोक्रेसी के अलावा जो सियासतदान है उनकी भी, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी तक तो ये ना, इन्होंने मेरे ख्याल कईयों ने तो गाड़ी भी वापस नहीं की। नहीं, किसी ने कोई नहीं किया। और इसमें ये भी बात है कि ये जो और तो ये बैठे हुए हैं असेंबलियों में भी, असेंबलियों के लॉजेस में बैठे हुए हैं लोग कब्जा करके। हर दफ्तर में चेक कर लें, वहाँ से 2-3 जो माली होंगे, जो माली भर्ती होंगे, स्वीपर भर्ती होंगे, जो कुक भर्ती हुए होंगे, वो किसी सेक्रेटरी घर में काम कर रहे होंगे, किसी DG के घर में काम कर रहे होंगे, उसके भाई के घर में, उसके ससुराल के घर में काम कर रहे होते हैं। तो ये और कुछ तो काम भी नहीं कर रहे होते, इनकी तनख्वाहें जा रही होती हैं, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं। वो घोस्ट जो एम्प्लॉइज़ हैं सरकार गवर्नमेंट पंजाब में, मेरे ख्याल है उनको भी फारिग होना चाहिए। जो काम नहीं कर रहा है उसको निकाला नहीं जाता। हम लोग हमारे दफ्तर में अगर कोई काम बंदा ना करना चाहे तो क्या दफ्तर उसको अफोर्ड करेगा? पॉसिबल ही नहीं। तो ये सरकार का पैसा जो है ये क्या मुफ्त का माल है, माले मुफ्त है? मेरे मेहनत की और मेरे खून पसीने की कमाई है। वो जो मजदूरी करता है और एक माचिस की डबिया पे भी टैक्स देता है, ये उसके पैसे हैं जिसको इनके लल्ले तलल्लों पर खर्च किया जाता है। ना चलाएं ये हीटर, ना चलाएं ये AC, उतरवा दिए जाए इनको, ये काम करें, ये बाहर निकलेंगे, गर्मी सर्दी लगेगी तब भी बाहर निकलेंगे, धूप में जाने के लिए लोगों से मिलेंगे, गर्मी लगेगी तब भी ये बाहर निकलेंगे, सांस घुटेगा इनका। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक आप ये ब्यूरोक्रेसी को सख्त हाथ में नहीं डालेंगे, आपको नहीं ना होगा। खोकर साहब तो खबरें बताते हैं कि साहब अभी घर में बैठे हैं, दफ्तर में AC लगा। AC तो लगा। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज़ है, आप कभी किसी जगह पे जाए ना, सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं, साहब का कहते हैं जी साहब ने जाना है घर, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, AC लग जाता है, साहब जब कमरे से निकल के गाड़ी में आते हैं तो बिल्कुल ऐसे मरी वाला माहौल जो होता है वो मिल रहा होता है। साहब ये तो छोड़ दें, जो नया अफसर आता है सबसे पहले वो कहता है जी मुझे ये ऑफिस पसंद नहीं, ये पिछले वाले ने बनवाया था, इसको रेनोवेट कर दो, इसको ये देखो साहब ने ऑर्डर कर दिया, अब रेनोवेशन पे पैसा। और मैंने आपको बताया कि एक काम के लिए जिसका सरकारी उन्होंने खर्चा 12 करोड़ बताया था, हमने वो 5 करोड़ रुपए में कर लिया। और फिर उसमें फाइलें भी नहीं, फाइलें नहीं ना, उसमें दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़े, प्राइवेट लोगों ने काम कर लिया, वो भी आपको बुरा लग रहा है क्योंकि उनकी दिहाड़ी मर गई है। लेकिन चले, खुशाइंद काम है ये तब्दीलियां, हम भी दुआ गो हैं कि खुशाइंदी हों और वो ऑफिसर आए जो कि अवाम के लिए करने की सलाहियत रखते हों। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं, जिनको कुछ ना कुछ मसला रहता है, या वो सर दर्द है या शोल्डर में पेन रहती है, उसके पीछे क्या इशू है? हम पेन किलर्स देते हैं और कहते हैं जी हमारी तबीयत ख़राब है, काम ज़्यादा कर लिया, लेकिन असल रीज़न असल में क्या है वो हम जानने की कोशिश नहीं करते। नींद की अहमियत क्या है, ये कभी किसी ने मेरे ख्याल से जानने की कोशिश नहीं की होगी। प्रॉपर स्लीप कितने घंटे की आपको लेनी है? नौजवानों के लिए आप एक स्पेसिफिक एज में अगर चले जाएं, 60+ जो लोग हैं, प्रॉपर नींद की अहमियत क्या है? और अगर आप वो पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो उसके आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असरात होते हैं, नफ्सियाती तौर पर क्या मसाइल हो सकते हैं?
आई मस्ट से कि जिन मसाइल का हम जिक्र करेंगे आप ज़रूर रिलेट कीजिएगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। सो प्रॉपर नींद लेने से आप फ्रेश भी रहते हैं, माइंड भी आपका ताज़ा रहता है। वो स्टूडेंट्स जो कि नींद पूरी लेकर अपनी पढ़ाई करते हैं उनको सबक भी जल्दी याद हो जाता है। लेकिन प्रॉपर नींद ना लेना किन नुकसानात की तरफ आपको लेकर जाता है, क्या उससे कोई नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं, आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू अना। थैंक यू सो मच ताहिरा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा नींद की अहमियत क्या है? अना 3 चीज़ें हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से हैं, जिसमें खाना, पीना, सोना और सेक्स। ये 3 बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात हैं जिसके बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। तो नींद का रोल बहुत अहम है, मगर जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारी, तीनों जो मैंने बताई हैं, वो ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको हम अपने हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मगर अगर ये हो जाए कि हम अपनी ज़रूरत से भी पीछे जाना शुरू हो जाएं, प्रॉपर स्लीप ना लें, और जो हमने अपनी रूटीन, क्योंकि हमारी बॉडी को एक्टिवेट होने के लिए एक ऐसा शटडाउन चाहिए होता है जहाँ जब पूरा सिस्टम बंद हो चुका हुआ है और बॉडी जो है दोबारा से अपने अंदर एनर्जी पैदा कर रही है, दोबारा से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। बेसिकली स्लीप के दौरान ये बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो हो रहे थे, और इवन आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है और फिर आप दोबारा से सोचने समझने के काबिल जो है वो हो जाते हैं। सो प्रॉपर नींद, कहते तो लोग यही हैं कि 8 आवर्स की होती है, विच इज़ रियली गुड अगर आपके 8 आवर्स आप नींद ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो है, अगर कुछ लोगों की नींद 6 आवर्स भी है लेकिन वो अच्छी नींद है, हाँ, वो ठीक नींद है, प्रॉपर है, आप सो गए, आप बार बार उठ के घंटे घंटे बाद मोबाइल नहीं देख रहे, या वो आप ये नहीं कर रहे कि जी आप आपकी आंख इधर से कोई गुजरा खुल गई है, या आप सो रहे हैं बट आपका माइंड चल रहा है। अगर इस तरह की नींद है तो फिर ऑफ कोर्स वो नींद नहीं है, आप बस आंखें बंद की हुई, आप सो नहीं रहे हैं। सो प्रॉपर नींद अगर 6 आवर्स की भी हो तो वो नींद आपको रिफ्रेश कर सकती है, आपको एनर्जी दे सकती है। लेकिन मोस्टली जिन लोगों को मसाइल आते हैं उनके, जैसे मैंने अभी 3-4 चीज़ें बताई कि यूजुअली लोग जो है अपना मोबाइल एक तो अपने पास बिल्कुल रखते हैं, जिसकी थोड़ी सी भी बीप जो है या उसकी रोशनी इवन आपको जगा देती है। देन अगर आपकी नींद इतनी कच्ची है कि कोई पास से गुजरा है, दरवाज़ा खोला है, किसी ने कबर्ड खोली है तो आपकी आंख खुल जाती है, या फिर आप इतने प्री ऑक्यूपाइड हैं अपने माइंड में, इतने अनफिनिश बिजनेसेस आपने रखे हुए हैं कि वो आपका माइंड रिलैक्स ही नहीं हो पाता। तो फिर ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपकी नींद को एक इफ़ेक्ट करती हैं। एंड देन लेट मी टेल यू वेरी सीरियस थिंग कि ये जो नींद का ख़राब होना है, इट लीड्स टूवर्ड्स मेनी अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड ड्रग एडिक्शन। को नहीं पता, अब हमें लगता है कि नींद पूरी ना होने से मैक्सिमम हमारे सर में दर्द हो जाएगी, मैक्सिमम क्या होगा, अब शोल्डर में पेन रहती है। कभी ये नहीं किसी को पता कि इससे नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं। बहुत नफ्सियाती मसाइल, एंड बहुत सारे लोग बेचारे नींद के मसाइल की वजह से ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं। जब आप उनको एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है कि ये गोली जो सुकून देने वाली है, ये क्यों खानी शुरू की थी, तो पता चला नींद की वजह से खानी शुरू की थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। सो नींद का पूरा ना होना, जैसे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में यूजुअली लोग जो हैं वो नज़र आते हैं कि उनकी नींद ख़राब हुई होती है। स्ट्रेस में अगर आपको एक्यूट स्ट्रेस अटैक हो चुका है, देन अगर आपका कोई लॉस हुआ और आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, तो आपका रिकवर करना हेल्दी और पॉजिटिवली बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आपका जो ट्रॉमा होता है वो भी प्रोलॉन्ग कर जाता है, बिकॉज आपने अपने माइंड को कहीं पे भी ये इजाज़त नहीं दे रहे कि वो सो जाए, वो रिलैक्स हो जाए। इसलिए यूजुअली आपने देखा होगा हम लोगों को जब कोई ट्रॉमा होता है, कोई चीज़ होती है, तो वी ट्राई टू मेक देम, अच्छा थोड़ी देर सो जाओ, अच्छा थोड़ी, वाई, बिकॉज वो दिमाग एकदम से शट डाउन कॉल लेगा और उसके बाद जो है जब आप उठेंगे तो हो सकता है आपकी एनर्जी बहाल हो चुकी है और आप ज़्यादा बेहतर तौर पे ट्रॉमा को भी प्रोसेस कर सकें और अपनी चीज़ों को भी लेके आगे जो है वो चल सकें। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे काम की रूटीन बहुत ज़्यादा बदल गई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रात को काम करते हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, बहुत सारे, और मीडिया के लोग जो हैं, इन लोगों का काम जो है, और डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, इनका काम रात को जो है वो भी होता है। तो अब इन लोगों का बॉडी साइकिल जो होता है ना, हमारी बॉडी में एक क्लॉक फिट किया हुआ है, नेचुरल एक क्लॉक होता है। वो क्लॉक जो है वो हमें जैसे जैसे हम अपनी नींद के टाइम के पास जाते हैं तो वो स्लो डाउन हमारी बॉडी को करना शुरू करता है, एंड देन वी गेट स्लीप।
अगर हमारा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाए, जैसे जेट लैग की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, हमारे काम की रूटीन के बदलने की वजह से जो है वो ख़राब हो सकता है, तो हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब रहती है, वो स्विच कर जाती है। सो इट इज़ रियली रियली रिकमेंडेड कि जब कभी भी आप सोते हैं, मे बी कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं वीक में या महीने में जब आपको सोने का टाइम बहुत कम मिले, 2-4 घंटे आप सो रहे हो बिकॉज ऑफ योर वर्कलोड और एनीथिंग, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिले, जैसे ही आपका थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाए कि आप सो सकते हैं, तो फिर सबसे पहले अपनी नींद पूरी कीजिए। बिकॉज आपका नींद का पूरा ना होना आप में एग्रेशन लेके आएगा, इरिटेबिलिटी लेके आएगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हो सकती है, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है उससे इफेक्ट होगी, आपकी एपेटाइट ख़राब होना शुरू हो जाएगी, और आपका मूड जब परमानेंटली इरिटेट रहना शुरू हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो आप सैडनेस और फिर बहुत सारी और चीज़ों की तरफ वो चल जाना शुरू हो जाता है। नींद ना पूरी होने की वजह से जो नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, मुझे वो भी पॉइंट आउट कर दीजिए, और जिनको ये मसाइल हैं उनका कितना ज़रूरी है बर वक्त किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ना आपने यहाँ में, मैं एक बात शेयर करूँगी। अना बात कर रही हैं कि नींद की वजह से हमें कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, मगर लेट मी टेल यू, नींद इटसेल्फ इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये खुद एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी नींद का ना पूरा होना, नींद में चलते रहना, नींद में डरावने ख्वाब देख देख के उठते रहना, एंड देन जो है बार बार अगर आप यानी आपकी नींद प्रॉपरली पूरी नहीं होती, या कुछ लोगों को नींद का ये मसला होता है कि वो जैसे बैठे हूँ आपसे बात कर रही हूँ मैं, एकदम बीच में डूज जो है वो कर जाएंगे, उनकी आंख लग जाएगी। सो ये सारे स्लीप के प्रॉब्लम्स हैं। स्लीप इटसेल्फ जो है अगर वो प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो खुद एक साइकोलॉजिकल और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम स्लीप एपनिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कि एकदम से जो है वो सोते हैं और फिर 2 मिनट 1 मिनट के लिए सोते हैं और फिर उठ जाते हैं, फ़ौरन उठ जाते हैं। कुछ लोग जो है अपनी डीप स्लीप में ही नहीं जा पाते बिकॉज बहुत लंबा टाइम उन्होंने स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। सो नींद का डिस्टर्ब होना इटसेल्फ जो है बगैर किसी और प्रॉब्लम के, ये खुद एक साइकोलॉजिकल और मेडिकल इशू है, साइकोलॉजिकल और मेडिकल इशू है। एंड देन जो है जब हम सिर्फ हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट डिस्टर्बेंस हमारे मूड के बहुत सारे वेरिएशन जो है हो सकते हैं, हमारी एपेटाइट इफेक्ट होती है, खाना पीना हमारा इफेक्ट होता है, हमारा डाइजेशन इससे इफेक्ट हो सकता है, हमारी सेक्सुअल हेल्थ इससे इफेक्ट हो सकती है, हमारा जो है मूड, जैसे मैंने कहा एग्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में देखा गया और बहुत पीक पे जाता है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनका एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो हर वक्त रहना शुरू हो जाता है, यानी जब भी आप बात करें तो आपको लगे कि ये तो जब भी बात करते हैं काटने को आते हैं, क्या बात है, ऐसी क्या बात हो चुकी हुई है। सो गुस्सा हर वक्त जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, और जब आपकी फिजिकल फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी टेंशन और कंसंट्रेशन जो है वो दोनों इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आपका माइंड कांस्टेंट वर्क के ऊपर जो है वो रह रहा है। सो वो लोग जिनको नींद का किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, आइदर इट्स डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ देयर रूटीन, या उनको स्लीप, जैसे मैंने कहा स्लीप में चलना, स्लीप में एकदम से उठ जाना, डरावने ख्वाब मसलसल देखते रहना, बिल्कुल वो तो एक ऐसी चीज़ है जब आप बहुत फटीग्ड होते हैं तो आप बोल सकते हैं, तो वो दैट इज़ ओके। लेकिन कुछ लोग वॉक करते हैं, दैट्स नॉट ओके। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं याद होता कि उन्होंने नींद में क्या क्या कुछ किया है, लोग बहुत सारी चीज़, और इट हैपन्स एक्चुअली, हमने ये ड्रामों में फिल्मों में देखा है, डज नॉट मीन कि सिर्फ ड्रामों में। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि टाइमली आपका माहिर नफ्सियात के पास जाना और इन तमाम इश्यूज पे काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल पाया जा सकता है। 3 चीज़ें यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी नींद को बेहतर करना चाहते हैं और अपने मूड को भी ठीक रखना चाहते हैं, ट्राई टू मेक इट के रात को सबसे आखिरी टाइम जो आप इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर वो वायलेंस वाली है, डिस्टर्बिंग है, लड़ाई झड़ाई ऐसा कुछ है, तो आपकी नींद कभी बेहतर नहीं हो सकती। अपना वो जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं उसको एक चेक लगाइए। सबसे पहले ये कीजिए कि आप उस पर चेक लगाएं और कम से कम आधा 1 घंटा जो है अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, और सोने से पहले डू समथिंग पॉजिटिव, लिसन समथिंग पॉजिटिव, जो कि आपकी नींद को बेहतर करेगा और आपके दिमाग की प्रोसेसिंग भी स्लो होगी और पॉजिटिव होगी। एंड देन जो है जब सुबह सब उठते हैं, आप जिस टाइम पे भी उठ जाते हैं, ट्राई टू मेक इट कि आप अपना जो 20 मिनट्स हैं मेडिटेशन कीजिए। नमाज तो हम पढ़ते हैं, शुक्र है अल्लाह का, तो उसके साथ अगर 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो आपकी नींद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। स्लीप हाइजीन एक बड़ी अहम टेक्निक है, साइकोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसका मतलब ये है कि अपने सोने और जागने का एक टाइम सेट कीजिए। नो मैटर आपको नींद टाइम पे आती है या नहीं आती, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को शट डाउन कीजिए
और अपने सोने का टाइम आपने 11 बजे 12 बजे रखा है, लेट जाइए। आपका बॉडी क्लॉक जो शिफ्ट हुआ है वो वापस आना शुरू हो जाएगा, आपको आपकी बॉडी को बेड की आदत होना शुरू हो जाएगी और आप जो है बिल्कुल सोने का आपका रूटीन सही हो जाएगी। अब अगर आपकी नींद पूरी हुई है या नहीं हुई, लेकिन सुबह उठने का जो टाइम आपने सेट किया उसके टाइम पे उठ जाइए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप्स आपने बताई हैं। थैंक यू सो मच ताहिरा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इश्यूज़ हमने डिस्कस किया, अगर किसी को ये इन इश्यूज़ का सामना है तो ज़रूर हमारे नफ्सियात की जानिब जाएँ ताकि आपके ये इशू कंट्रोल हों, आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं उन नाजरीन के लिए जो कि ट्रेन पर सफ़र करते हैं। ट्रेन पर सफ़र करने वाले बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं, तो शिकायत के अजाले के लिए रेलवे की जानिब से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे को किन किन मसाइल का सामना है, क्या क्या नई चीज़ें जो हैं वो ऐड की जा रही हैं वो लोग जो कि सफ़र करते हैं उनकी आसानी के लिए। फिर हालिया जो सिचुएशन चल रही है महंगाई की, किरायों की क्या सूरत हाल है। अभी कुछ धुंध के दिनों में हमने देखा कुछ ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर होता था, खबरें तो हम आपके साथ शेयर करते रहते थे। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी क्या बेहतरी में चल रहा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे मरियम गेलानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चलें आपके? आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। पाकिस्तान रेलवे बहुत सारे लोग ट्रेन पे सफ़र करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। ऑल्दो मुश्किल है कि आप कहें कि मसाइल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि आपका जो पब्लिक डीलिंग वाला एक सेक्टर है वहाँ पर इश्यूज़ भी रहते हैं, वहाँ पर काम करने की हमेशा गुंजाइश भी रहती है। सो रेलवे अपने मुसाफिरों को आसान आरामदेह सफरी सहूलियात किस तरह से मुहैया कर रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारा काम है और जो एक हमारा ताल्लुक़ है लोगों के साथ, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस हम जिसमें से गुज़रते हैं, और ज़ाहिर है उसके अंदर नेगेटिव्स भी होते हैं, उसमें पॉजिटिव्स भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान रेलवे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है हमेशा अपने मुसाफिरों पर, बिकॉज़ पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन हमारे बुनियादी जो मुहर्रिकात हैं उनमें शामिल है। जो आपने बात की हमारे रीसेंट इनिशिएटिव्स की, तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव अपना डिज़ाइन किया। हमारी एक ट्रेन है ग्रीन लाइन जो कि कुछ अरसे से सस्पेंडेड थी, सैलाब के दिनों में हमने सस्पेंड कर दी थी, बिकॉज़ आपको पता है कि सैलाब के दिनों में पाकिस्तान रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था खुसूसन सिंध में वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ था। और फॉर अबाउट 45 डेज़ हमारा सिंध के अंदर ऑपरेशन जो था वो बंद पड़ा रहा, बिकॉज़ जो रेलवे लाइंस थी वो सबमर्ज थी और पानी था हर तरफ और पूरा मुल्क बहुत मुतासर हुआ था। नॉनदलेस हमने उसको बहुत कोशिश के साथ रिस्टोर भी किया, और फिर हमने एक एक करके अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए हमने अपनी ट्रेन्स रिस्टोर करनी शुरू की। इन द मीन वाइल हम उस प्रोसेस में हमने सोचा कि हमें अपनी जो हमारी एक ग्रीन लाइन हमेशा से हमारी एक प्रीमियर ट्रेन रही है और हमने हमेशा उस पर बहुत फोकस रखा है, उसकी पंक्चुअलिटी के हवाले से, उसके जो हम फैसिलिटीज़ लोगों को देते हैं उसके हवाले से। तो ग्रीन लाइन के बारे में वी थॉट कि हम लोग एक स्टेप अहेड चलें और हम उन लोगों को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करें जो कि शायद किसी हद तक रेलवे से खौफजदा हैं, क्योंकि शायद उनके ज़हन में होता है कि वो फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं होंगी जो वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। सो वी वांटेड टू टारगेट दैट मार्केट ऑल्सो। हमने इस जो हमारा इनिशिएटिव है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ ग्रीन लाइन का, कल से हम इसको रिस्टोर करेंगे इंशाल्लाह, और इसका इफ्तिताह भी प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। सो वी आर होपिंग कि बहुत अच्छा वो हमारा सारा सफ़र भी रहेगा और लोग इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। हमने इसमें बड़ा बहुत सारा एक नीश क्रिएट करने की कोशिश की है। इसके अंदर एक 5 स्टार होटल को हमने इंगेज किया है। दैट्स ग्रेट जी, जो इसके अंदर खाना प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। वो इसके अंदर हाउसकीपिंग जो है वो भी 5 स्टार होटल की तरफ से ही होगी। इसका मतलब ये है कि जो मुसाफिर आएगा जब उसको बेडिंग की ज़रूरत होगी, मतलब बर्थ पे उसने चादर बिछानी है, उसको पिलो चाहिए या उसको
कोई क्विल्ट चाहिए तो वो उसको और उसका लेवल भी हमने 5 स्टार का ही रखा है। सो हमने उसमें इतनी डिटेल्स को वॉच किया है कि इवन हमने जो अच्छा, तो इसके लिए तो फिर आपको अच्छा खासा महंगा टिकट भी खरीदना होगा। नहीं जी, आप अगर कंपैरिजन करें विद अदर सर्विसेज, जैसे जहाज़ का टिकट तो अब अफोर्डेबल ही नहीं है एक आम आदमी के लिए, और स्पेशली हमारा जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हमारे साथ ट्रैवल करता है, हमारे साथ लोग ट्रैवल करते हैं इन फैमिलीज़, तो वो जहाज़ पे जाना तो अब सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। उसके कंपैरिजन में हमारा टिकट बहुत कम है, जबकि हम इतनी सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट फैसिलिटी है, इंफोटेनमेंट है, स्क्रीन्स लगी हुई हैं और उसके ऊपर वो आप अपनी मर्जी के आई मस्ट से कि ये किसी जहाज़ वाली सहूलियात से कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सहूलियात हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों को, हमेशा जो ट्रेन पे सफ़र करने वाले शिकायत करते हैं, टाइम का इशू रहता है। सो टाइम पे पहुंचना, टाइम पे ट्रेन का आना, ये इशू क्यों है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं अब इसमें इन पर्टिकुलर ग्रीन लाइन की बात नहीं करी, बिकॉज हम इसको नॉन स्टॉप ट्रेन कंसिडर करते हैं। हमने इसके बहुत लिमिटेड स्टॉपेजेस रखे हैं और वो भी जो ज़रूरत के थे, तो प्रैक्टिकली हम इसको नॉन स्टॉप ट्रेन समझते हैं। इस वक्त ये जो गाड़ी है इस्लामाबाद से जब चलेगी तो 22 घंटे में इंशाल्लाह आप कराची पहुंचेंगे, और हम इसको कर्टेल भी करेंगे आने वाले चंद महीनों में। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल ये है कि हम इसको वी वुड बी एबल टू ब्रिंग इट डाउन टू 18 आवर्स। सो और इसकी पंक्चुअलिटी हम हमेशा से जो है ना वो मेंटेन करते आए हैं। जो हमारा बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स हैं जो कि हमने सैलाब को फेस किया है, और वो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ा हुआ है आजकल, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह जी बेहतरी की गुंजाइश रहती है। लोग ट्रेन पर सफ़र करने वाले ये भी बहुत शिकायत करते हैं, कुछ सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है या कुछ ट्रेनों की हालत बहुत पुरानी है। इसकी तरफ कैसे तवज्जो दी जाएगी? अगर मैं इन पर्टिकुलर आपसे ग्रीन लाइन की बात करूं तो इसमें हमारा प्रैक्टिकली इट्स अ न्यू ट्रेन। न्यू ट्रेन का मतलब ये है कि हमारी ये बिल्कुल न्यूली इम्पोर्टेड कोचेज़ हैं जिनके साथ हम ये गाड़ी चला रहे हैं। सो ज़ाहिर है उनका जो लेवल ऑफ कंफर्ट होगा वो एक बिल्कुल डिफरेंट होगा। फिर जी इसकी सफाई के लिए भी हमने ख़ास तौर पे उसी 5 स्टार होटल को इंगेज किया हुआ है, और उसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि वी आर गोइंग टू कीप द वॉशरूम क्लीन एंड ड्राई। आप देखिए हमारे लोगों का ये बहुत मसला है दैट दे स्पिल अ लॉट ऑफ वाटर। हमेशा हमारे वॉशरूम्स के अंदर पानी की बहुत शिकायत होती है कि पानी गिराया हुआ है। सो ये हमारा टारगेट है उसके अंदर। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर लोग बहुत डिफरेंस फील करेंगे। सही। अच्छा जी, मुझे अब ये बता दीजिएगा, जो लोग रेलवे पे सफ़र करते हैं उनके लिए खुदा ना खास्ता अगर कोई सफ़र कर रहा है, कोई फ़र्स्ट एड की सहूलत अगर चाहिए हो, अगर कोई बीमार है सफ़र कर रहा है, सो इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि अगर कोई बीमार हो गया है या फ़ौरी तौर पर किसी को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है तो फ़ौरी तौर पर आपके पास ये तमाम सेटअप मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे पास ये सेटअप ऑन ट्रेन होता है। और दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो रास्ते में हमारे मेडिकल ऑफिसर्स मुख्तलिफ स्टेशंस पे मौजूद होते हैं। तो अगर हम ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ऑल थ्रू द सिस्टम हमारे मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, मगर जो हमारे मेजर स्टेशंस हैं उसके ऊपर ये सहूलत मौजूद होती है कि मेडिकल ऑफिसर होता है, और अगर कोई ऐसी इत्तला हो जाए तो फौरी तौर पे लोगों को अटेंड किया जाता है। सही। माजी में बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए बोगियों में आग लगने के। सो अब इन वाक़यात की रोकथाम के लिए खुदा ना खास्ता, ये तो एक तरह से कुदरती आफात होती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो इससे निपटने के लिए तमाम तर इंतज़ामात, सेफ्टी मेजर्स मुकम्मल किए गए हैं? जी बिल्कुल, सेफ्टी पे हमेशा हमारा बहुत फोकस रहता है। और अगर आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रेल का सफ़र है ये बाकी हर एक ज़रिया सफ़र से कंपैरेटिवली इट्स द सेफेस्ट, और इसकी कार्बन एमिशंस भी आपको पता है कि नेग्लिजिबल होती हैं। सो हर तरीके से इट इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल। और पाकिस्तान रेलवेज़ के अंदर भी हमने इसका स्पेशल फोकस रखा हुआ है। सो आई थिंक कि आप देख सकती हैं, वैसे भी कंपैरिजन अगर आप ख़ुद भी करें रोड्स के साथ, तो हम लोगों के जो हादसात हैं वो उसकी जो नौइयत है और जो उसकी तादाद है वो बहुत कम होती है। वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। मुझे ये बता दीजिएगा, क्या जो रेलवे पे सफ़र कर रहे हैं लोग उनके लिए महफूज इन सेंस है कि उनका सामान अगर खुदा न खास्ता मिसप्लेस हो गया
तो आपका महकमा जो है वो हेल्प आउट करता है। फिर अगर ट्रेनें लेट हैं, कोई हेल्पलाइन पे फ़ोन उठाना, लोगों को टाइम पर बता देना कि वो अजियत से बच सके, ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब अपडेट होना, डिजिटल दौर हो गया, मोबाइलों पे आपको हर चीज़ पता चल रही है, तो हम इसमें डोंट यू थिंक थोड़ा पीछे हैं? देखिए, हमारे जो इम्पेडिमेंट्स हैं वो ज़रूर हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो अपने मुल्क की अपनी मईशत ही इस वक्त थोड़ा सा रिटार्डेशन का शिकार है, एंड वी आर अ कैश स्टार्व्ड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। रेलवेज़ की मैं बात कर रही हूँ, बट नॉनदलेस हमने ये ज़रूर किया है कि अगर आपकी ट्रेन डिले हो रही है या अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो रही है फॉर सम रीज़न, तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हमारा IT डिपार्टमेंट मैसेजेस कर देता है, सो पीपल गेट दोज। बाकी मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जी 101% हम अपना सर्विस डिलीवरी जो है उसके टारगेट्स को पूरा करते हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी आर सो सीरियस अबाउट इट दैट वी वांट टू वॉच एवरीथिंग। स्पेशल डेज के लिए मैं कुछ आपका प्लान जानना चाहूँगी, क्या होता है? ईद या कोई ऐसा इवेंट आ जाए तो फिर कैसे आसान सफरी सहूलियात को मैनेज करते हैं? क्योंकि ओवरऑल हम देखते हैं किराए भी बढ़ जाते हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, सो इसके लिए कैसी प्लानिंग होती है? देखिए, हम बड़ा हमारे जो किराए बढ़ाने का सिस्टम है उसका कोई ताल्लुक इवेंट्स के साथ नहीं है। हम स्पेशल ट्रेन्स चलाते हैं ईद के दिनों में या ईद से पहले रमज़ान के दिनों में, या जब लोगों को ज़रूरत होती है। अगर कोई ज़्यादा मतलब ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कोई उर्स है कोई, तो हम उस पर भी फोकस करते हैं, उसके लिए स्पेशल ट्रेन्स अवेलेबल होती हैं। किराए हमारे बहुत नॉमिनल बढ़ते हैं। अगर आप हमारे ट्रेंड्स को वॉच करें तो बहुत दफ़ा जब आपका फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही होती है, हम उससे कमेंसरेट नहीं करते अपने किराए बढ़ाने। वी ट्राई टू टेक इट इन बिकॉज ये गरीब की सवारी है और हमने अपनी पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन को मद्देनज़र रखना होता है। बट देन अगेन जब बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है तो देन वी हैव टू गो फॉर इट। फिर तो आपको करना पड़ता है। अच्छा जी, लाहौर रेलवे स्टेशन दुनिया के बड़े रेलवे स्टेशन में से है, इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं सफाई से रिलेटेड, सिटिंग, वॉशरूम, लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम रहती है। जो लोग विजिट करते हैं आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, सो इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, एक तो ये है कि हमारा जो पैसेंजर इनफ्लक्स है डेली का वो अराउंड 30 to 40,000 पीपल है। दैट्स अ ह्यूज नंबर टू मैनेज, नो डाउट। सो हम जितना भी अपनी एफर्ट्स पुट इन करेंगे फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर तो रह जाती है। बट नॉनदलेस अगर आप रिसेंटली कभी आपने विजिट किया हो लाहौर रेलवे स्टेशन तो आई एम श्योर दैट यू वुड हैव सीन द डिफरेंस। जो हमारे वेटिंग एरियाज़ हैं उसके ऊपर भी हमने स्पेशल फोकस रखा हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, और बिकॉज पर्सनली मैं खुद कुछ चीज़ों को वॉच करती हूँ, दैट इज़ वाई आई नो हमने अपने ऑल ओवर द सिस्टम अपने जो मॉडल स्टेशन हैं उनको टारगेट में इस वक्त रखा हुआ है। वी आर फोकस्ड एट इट, हम उस पर काम करते हैं, उनकी सफाई को टारगेट करते हैं। सही। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स जी, एक तो ये हमारा बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जो हमने अभी लॉन्च किया है। फ्यूचर में हम ऐसी एक नीश सर्विसेज अपनी डेवलप करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारी ट्रेन्स एक डिफरेंट आउटलुक के साथ आपको नज़र आएंगी, इंफोटेनमेंट आपको नज़र आने लगेगा, बिकॉज़ हमारे पास जो पैसेंजर है वो स्टक है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ आवर्स, तो उसको ऑक्यूपाइड रखना और उसको एंटरटेन रखना भी हमारी ज़रूरत है, तो हम उसके ऊपर स्पेशल काम कर रहे हैं। चलिए जी, इंशाल्लाह, गुड लक फॉर दिस, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी जो शिकायतें तो बहुत करते हैं लेकिन अगर खुद ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं तो आपने जो कुछ खाया वहीं पर फेंक दिया, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको मुहज़्ज़ब तो बनाती हैं, लेकिन जहाँ कहीं आप कहते हैं ना कि फ़लाँ प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम भी हम लोगों की वजह से ही होती है। सो कोशिश ये कीजिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपने साथ सफ़र करने वाले दूसरे लोगों का ख्याल रखिए, तो इंशाल्लाह बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करिए हमें मायदा जो कि बताएंगी इस वक्त मौसम कैसा है। जी, ओवर टू यू।
ना मौसम की सूरत हाल देखी जाए तो आज जो है वो सूरज की हल्की हल्की किरणें जो है वो देखने में नज़र आ रही है, जो मौसम में एक बड़ी खुशगवार फील लेकर आ रही हैं। उसी के साथ साथ कभी कभी जो है वो बादलों के दरमियान और सूरज के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। इस मौसम का जो है वो शिद्दत से इंतज़ार रहता है। सर्दी जो है उसको भी शहरी इंजॉय करते हैं, फिर जब सर्दी आती है तो धूप निकलने का जो है वो हमारे शहरियों को इंतज़ार रहता है। तो आज धूप निकली हुई है, जिनके काम कुछ पेंडिंग है वो अपने काम कर लें, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर बच्चे जो है वो बड़े अच्छे से इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हवाएं भी चल रही हैं, उनसे जान लेते हैं मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हो आप। हम मौसम को रात में काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है, मगर सुबह काफ़ी धूप है, तो हम वॉक करने आए हुए हैं और फ्रूट्स खा के और बहन भाइयों के साथ बाहर आउटिंग करके। बहन भाइयों के साथ आउटिंग की जा रही है, मौसम को जो है वो फ्रूट्स खा के एंजॉय किया जा रहा है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो अभी इस टाइम जो करंट टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। 3 से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम में बड़ी अच्छी खुशगवार जो है वो एक फ़ील महसूस की जा रही है। तो मैं भी आपको कहूँगी कि जब आप स्टूडियो से बाहर निकलें तो जहाँ पर आप सर्दी को ओवरऑल इंजॉय करी थी, सर्दी के मौसम में, वहाँ पर आज आपने धूप को भी जो है वो लाजमी इंजॉय करना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज हमारा शहर जो है वो चौथे नंबर पे है और 176 इस टाइम जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जहाँ पे शहरियों ने मौसम को एंजॉय करना है, वहाँ पे एहतियाती तदाबीर पर भी जो है वो अमल लाजमी करना है। हमारे माहिरीन की जानिब से बार बार जो है वो शहरियों को एहतियाती तदाबीर जारी की जाती है। अपने आप को मुकम्मल कवर करके घर से बाहर निकलें और साथ ही साथ में मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बनाएं। ठीक है जी, थैंक यू मायदा। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताने हैं जी आज के सब्जियों के रेट आज के भाव में। मार्केट में हाफिज दिलावर आज मौजूद हैं जी, ओवर टू यू। जी है ना, बिल्कुल सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 230 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 260 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 53 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 70 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसन की अगर बात की जाए तो 355 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 380-385 रुपये लहसन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की अगर बात की जाए तो 395 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 450 रुपये तक अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो 120 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 140 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की अगर बात की जाए तो 28 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 35 रुपये आलू जो है फ़रोख्त हो रहा है। शलजम की अगर बात की जाए तो 30 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 35 रुपये शलजम जो है फ़रोख्त हो रहा है। लीमू की अगर बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 80 रुपये लीमू जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। मेथी की अगर बात की जाए तो 90 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।